ठीक है, अब एक हेडिंग छोटी सी डाल देते हैं, जैसे लिखेंगे, लिखोगे प्रस्तावना, प्रस्तावना मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रस्तावना मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच पारस्परिक संबंध कैसे आपस में रिलेटेड है। प्रस्तावना मूल अधिकार और नीति निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में संबंध के मध्य पारस्परिक संबंध। प्रस्तावना में बहुत सारी बातें दी हुई है ना, देखा था आपने, सामाजिक आर्थिक न्याय है ना, राजनीतिक न्याय, इसके अलावा स्वतंत्रता, 5 तरह की स्वतंत्रता दी हुई है ना, 3 तरह के न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता दी हुई है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वह सारी चीजें जो कि प्रस्तावना में प्रतिबिंबित है। क्या मेरी बात क्लियर है? दोबारा समझा रहा हूं, प्रस्तावना एक प्रकार का संविधान का प्रतिबिंब है, संविधान की फोटो। क्या मेरी बात क्लियर है? संविधान को पहचानने का परिचय पत्र प्रस्तावना। क्या मेरी बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो वह सारी भावना जो कि प्रस्तावना में निहित है, क्या उनका कोई संबंध मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है? क्या है? क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़कर ये लगता है कि प्रस्तावना में उल्लेखित जो कुछ भी लक्ष्य, आदर्श, मूल्य दिए हुए हैं, है ना, उनकी पूर्ति के लिए राज्य प्रबंध करे, ऐसा निर्देश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिखता है। साथ ही साथ स्वतंत्रता के जो आयाम हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? जितने प्रकार की स्वतंत्रता हमें संविधान के द्वारा दी गई है, जिसके निचोड़ के रूप में प्रस्तावना लिखी हुई है ना, क्या वैसी स्वतंत्रता क्या हमें मूल अधिकार से दिखती है? एकदम दिखती है। तो क्या तीनों आपस में पारस्परिक संबंधित हैं? क्या आपस में किसी तरह संबंध रखते हैं, है ना? मूल अधिकारों में जिस तरह की स्वतंत्रता की बात की है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जिस तरह के निर्देश मिले हैं राज्य को कि नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव रखना चाहिए, नागरिकों के बीच में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? नागरिकों के बीच में समता होनी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? बंधुता डेवलप करनी चाहिए, बंधुता विकसित होनी चाहिए। अरे बोलो, यह सब का निर्देश क्या संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से देने की कोशिश की है। तो यानी कि यह तीनों आपस में संबंधित है। बस यही नोट करना है, नोट करोगे? लिखो प्रस्तावना मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के अभिन्न अंग है। भारत के संविधान के अभिन्न अंग है और डीपीएसटी वाले भारत के संविधान के अभिन्न अंग है। प्रस्तावना को भारत के संविधान का अंग कब मान लिया गया? 1973। अटक रहा था सलोनी है। कौन से केस में? बस यही याद रखना है। ठीक है, आगे नोट करेंगे, लिखिएगा। प्रस्तावना संविधान का भाग है
प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसलिए इसमें संशोधन संभव है। इसमें संशोधन संभव है। क्या प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव है? किसी भी प्रकार से मूल संविधान का क्या संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव है? क्या संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन संभव है? अब मुझसे ऐसे वाली बात नहीं आ रही है? क्या संविधान के किसी भी अनुच्छेद में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव है? संभव है? किसी भी प्रकार का किसी भी अनुच्छेद तो मैं तो बोल रहा हूँ किसी भी प्रकार का, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ ना किसी भी प्रकार का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये छोड़कर, मैं बोल रहा हूँ क्या संविधान में किसी भी प्रकार का, हर एक प्रकार का, समझ रहे हो ना, या हर एक आर्टिकल में संशोधन संभव है? किसी भी आर्टिकल में जिसमें मतलब इसमें संशोधन कर ले, संभव है ऐसा? नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि संविधान में उतना ही संशोधन संभव है जितने में मूल संरचना की क्षति न हो। यह निर्णय कब दिया गया था? केशवानंद भारतीवाद में। क्या मेरी बात क्लियर है? अब मूल संरचना किसकी बनी हुई है, इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स मूल संरचना के कौन कौन से हैं, यह 1994-95 के LIC केस में और एक SR बुम्बई केस हुआ था उसमें बताया गया है। क्या मेरी बात क्लियर है कि कुछ कौन से मूल भाग है, लेकिन क्या सारी मूल संरचना या मूल संरचना के सारे पिलर्स, सारी आधारशिलाएं, समझ रहे हो ना, क्या मूल संरचना की सारी बातें क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा बता दी गई है? अभी नहीं बताई गई। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान सुन लो। मूल संरचना में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? जिनमें से कुछ को अब तक सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट कर दिया है। क्या मेरी बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, मूल संरचना में सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का वितरण, है ना, वो मेंटेन रहे, वो कम करने की कोशिश ना की जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अगर किसी तरह का व्यवधान किसी भी आर्टिकल में संशोधन करके या किसी भी बिल पास करके कुछ भी लाया इस तरह का जा रहा हो जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता में व्यवधान उपस्थित हो रहा हो, तो यह मूल संरचना के साथ छेड़छाड़ मानी जाएगी। इससे मूल संरचना को क्षति पहुंच रही होगी और जिन चीजों से मूल संरचना को क्षति पहुंचती है वह अपने आप क्या मान लिए जाएंगे? असंवैधानिक मान लिए जाएंगे, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जैसे देश में सेकुलरिज्म समझते हो ना, धर्मनिरपेक्षता या पथनिरपेक्षता। पहले इसे शुरुआत में धर्मनिरपेक्षता लिखा गया, लेकिन आज के टाइम पे उसे ट्रांसलेट करके क्या लिखा जाता है? पथनिरपेक्षता। क्योंकि मैंने तुम्हें समझाया कि भारत में धर्म का मतलब काफी विस्तृत होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। तो अभी के समय है ना, हम सरकार जो होती है, जो भी ट्रांसलेशन कर रहे हैं लोग, वो धर्मनिरपेक्षता वाली बात नहीं बोलते, वो बोलते हैं जो भारत है प्रस्तावना के अनुसार पंथ निरपेक्ष राष्ट्र। इस बात को याद रखना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। कमिंग बैक, अगर पंथ निरपेक्षता है देश में, है ना, तो क्या यह बात प्रस्तावना में है इसलिए लाई जा रही है, या यह बात पहले से ही संविधान में थी? पहले से ही संविधान में थी। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या उसे हटाया जा सकता है? क्या जो फीचर या जो गुण है ना, पंथ निरपेक्षता से संबंधित जो अनुच्छेद जो संविधान में लिखे हुए हैं, क्या उन्हें हटाया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि यह भी मूल संरचना का भाग है। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझे बात? समझ गए? अब बताओ, क्या संविधान में हर एक भाग को किसी भी प्रकार से संशोधित करने की शक्ति अनुच्छेद 368 देता है? नहीं देता है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दूसरा क्वेश्चन,
क्या क्या प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का संशोधन करने की अनुमति, किसी भी प्रकार का संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 देता है? नहीं। कि दे सकता है? नहीं दे सकता है? दे सकता है। मेरी बात समझ आई? यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन। क्या मेरी बात क्लियर है? संविधान में कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता। संविधान में लिखे हुए से मूल ढांचा बनता है। प्रस्तावना में लिखे हुए से मूल ढांचा नहीं बनता है। प्रस्तावना केवल और केवल एक कागज का टुकड़ा है जिस पे मूल ढांचे या अन्य लक्ष्य या अन्य आदर्शों का प्रतिबिंब है। नहीं समझे बात? समझ गए ना? संविधान में जो लिखा हुआ है, संविधान में जो लिखा हुआ है, संविधान के जो भी मूल आदर्श हैं, जो भी भावनाएं संविधान में निहित है, उनकी समझ रहे हो ना? उनका एक प्रतिबिंब उनमें भी से क्या सारी चीजें दी हुई है प्रस्तावना में? बता चुका हूं ना क्या सारी चीजें प्रस्तावना में दी हुई है? नहीं दी हुई है ना? अरे संविधान तो बहुत सारी चीजों की बात करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करता है। कहां है प्रस्तावना में लिखा हुआ न्यायपालिका स्वतंत्र है? प्रस्तावना पढ़ो पलटो या ऊपर देख लो। प्रस्तावना में कहीं लिखा हुआ है न्यायपालिका स्वतंत्र है? क्या कहीं लिखा है विधि की सर्वोच्चता है? क्या कहीं लिखा हुआ है न्यायपालिका के पास समीक्षा का अधिकार है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार है? नहीं लिखा हुआ है। प्रस्तावना में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यह सब चीजें फिर भी अनुच्छेद के तहत हम जानते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या प्रस्तावना में कहीं लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली होगा? नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जब संविधान को प्रैक्टिस करते हैं तो समझते हैं ये बात कि हाँ प्रधानमंत्री का पद अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। क्या मेरी बात सुनाई? दोबारा बोल रहा हूं, क्या प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? है। क्या प्रस्तावना में बदलाव करने से मूल संरचना में बदलाव हो जाएगा? अभी भी कुछ यस कुछ नो है। क्या प्रस्तावना में बदलाव लाने से मूल संरचना में कोई बदलाव आ जाएगा? आ जाएगा? प्रस्तावना है क्या? ये देखो मैं सलोनी की फोटो बना रहा हूं। सॉरी, चलो किसी को भी मान लो, सलोनी नहीं, कोई भी मान लो। ऐसा नहीं बना पाया मैं, छोटी बना दे रहा हूं। लग रही है? अच्छा एक ही रोटी, चलो कोई बात नहीं। छोटी उड़ रही, कोई बात नहीं, तो सही कर। ये सलो, ये किसी की भी फोटो है तुम में से? सलाह कौन दो चोटी वाला है आज? कोई है? नहीं है, चलो कोई बात। ठीक है, तुम में से किसी की फोटो है? मेरी बात सुनाई? अब इसमें तुम्हारी फोटो में अगर किसी तरह का बदलाव किया जाए संध्या, तो क्या तुम्हारे अंदर बदलाव आ जाएगा? है? तुम्हारे नाक पे कुछ बना दे, बोलो, तुम्हारी एक आंख पे टाका लगा दे, क्या मेरी बात सुनाई? क्या तुम्हारे कान में ताला टांग दे, क्या इससे क्या फोटो में परिवर्तन करने से तुम्हारे शरीर परिवर्तन हो जाएगा? हो जाएगा? तो प्रस्तावना क्या थी? प्रस्तावना क्या थी? फोटो, संविधान की फोटो ही तो थी। तो फोटो में चेंज करने से बदल जाएगा सब? आदमी तो वही रहेगा ना। फोटो में जो बदलाव करना है कर लीजिए। अरे बोलो, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। सही बात। क्या प्रस्तावना में कोई बदलाव लाने से क्या मूल ढांचे में कोई बदलाव आ जाएगा? नहीं आएगा। क्या प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव है? हाँ, इसी वजह से संभव है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या प्रस्तावना में बदलाव ऐसा लाया जा सकता है जिसकी वजह से कुछ अंतर्निहित चीजें या कुछ पहले से निर्दिष्ट चीजें गायब हो जाएं? हाँ, लाया जा सकता है, क्योंकि प्रस्तावना में पहले से ही ऐसे बहुत सारे मूल्य, ऐसे बहुत सारे आदर्श, ऐसे बहुत सारे उद्देश्य, ऐसे बहुत सारे लक्ष्य जो कि संविधान में दिए हुए हैं, वह प्रस्तावना में दिए नहीं। क्या मेरी बात समझ में? पहले से ही प्रस्तावना आधी अधूरी है, पहले से ही फोटो में सारी बातें नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रस्तावना में अब सोच के बताओ, क्या प्रस्तावना में सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष
रिमूव किया जा सकता है? क्या प्रस्तावना से पंथ निरपेक्षता जो लिखा हुआ है या समाजवाद लिखा जो हुआ है, क्या रिमूव किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। क्या उसे रिमूव करने से, क्या उसे बदलाव करने से क्या भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचा यानी कि मूल अवसंरचना बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। नहीं समझे बात? फोटो में कुछ खोज देंगे तुम्हारे चेहरे पे कुछ आ जाएगा? हैं? नहीं हो जाएगा ना। बहुत सिंपल सी बात है। क्या मेरी बात समझ आई? तो प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जा सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? प्रस्तावना मूल ढांचे से नहीं आई, मूल ढांचे के साथ साथ बहुत सारी और भी चीजें जिसका प्रतिबिंब में और कुछ चीजें छूट भी गई है। क्या मेरी बात क्लियर है? प्रस्तावना एक प्रतिबिंब मात्र है, प्रस्तावना एक प्रतिबिंब मात्र है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब बड़ी बात क्या है कि 90-99% किताबों में यह बात गलत लिखी हुई है। मेरी बात समझ में? 90 से 99% किताबों में यह बात गलत लिखी हुई, केवल एनसीईआरटी में सही लिखा हुआ। यही बात कि प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का बदलाव तब तक नहीं हो सकता जब तक बेसिक स्ट्रक्चर गलत ना हो जाए, जब तक बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ ना हो जाए। प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव है। प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव है। प्रस्तावना बेसिक स्ट्रक्चर से नहीं आई है। समझो मेरी बात में, तुम्हें एक बार शुरुआत बताई थी, संविधान जरूरी है, प्रस्तावना जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद अलग ज्यादा महत्व वाले हैं, प्रस्तावना ज्यादा महत्व वाले हैं। अनुच्छेद ज्यादा महत्व वाले हैं ना, तो अनुच्छेदों में इस तरह का बदलाव ना हो जिससे मूल ढांचे में बदलाव आ जाए। क्या भाई, क्या राजा मंदिर जोर से भाई कुछ फॉर्म भर सुन लो मेरी बात, ज्यादा डिस्कशन नहीं करो, सुन मेरी बात मैं कह रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ फिर किताबों में लेगा नहीं, फिर रह जाओगे ऐसे ढोल पीट से। समझा? संविधान में किसी भी प्रावधान में चेंज संभव है नहीं, वहीं तक संभव है जहां तक बेसिक स्ट्रक्चर की क्षति ना। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या प्रस्तावना में चेंजेस संभव है? हाँ संभव है। क्या प्रस्तावना बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं दिखाती है? प्रस्तावना जरूर बेसिक स्ट्रक्चर को दिखाती है, लेकिन उसका भाग नहीं है। समझ रहे हो ना? मूल संरचना का भाग प्रस्तावना नहीं, बस कुछ वैल्यूज, कुछ मूल्य को प्रतिबिंबित करती। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हैं जो कि मूल संरचना के भाग में है लेकिन प्रस्तावना में निर्दिष्ट नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझे बात? समझ गया ना? बहुत बहुत जरूरी चीज है जो बताया अभी मैंने, बहुत बहुत जरूरी चीज है। समझ में आया? ये बहुत, इसके लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि तुम जितनी बार भी किताब या केशवानंद भारती जल्दी जल्दी पढ़ोगे ना, हर जगह तुम्हें हो सकता है जल्दीबाजी में ये दिख जाए कि प्रस्तावना में बदलाव संभव नहीं है ना? प्रस्तावना में एक बार समाजवादी शब्द जुड़ गया, पंथ निरपेक्षता शब्द जुड़ गया, तो क्या इन्हें हटाया नहीं जा सकता? हटाया जा सकता है। हटाए ना हटाए ये गवर्नमेंट के ऊपर है या ये जुडिशरी के ऊपर है, हटने दे या ना हटने दे, लेकिन हटाया जा सकता है क्योंकि प्रस्तावना अपने में मूल संरचना का भाग नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई? प्रस्तावना अपने में ही मूल संरचना का भाग नहीं है, बस मूल संरचना के कुछ लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करती है। इसी वजह से मुख्य लक्ष्य के लिए हम उसे पढ़ सकते हैं। प्रस्तावना महज एक कागज का टुकड़ा है, संविधान का अभिन्न अंग है, इसलिए बदलाव तो कर ही सकते हैं। अनुच्छेद 368 के अनुसार, अनुच्छेद 368 संसद को शक्ति प्रदान करता है कि संविधान में जो कुछ भी है उसमें बदलाव किए जा सके। क्या मेरी बात क्लियर है? यह देखकर संविधान और उसके अंग यानी प्रस्तावना में बदलाव किए जा सकते हैं। संविधान का बदलाव हमेशा सीमांकित किया जाएगा मूल ढांचे के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? संविधान में उतना ही बदलाव संभव है जितना से मूल ढांचे को किसी तरह की क्षति ना पहुंचे। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन प्रस्तावना क्या मूल ढांचे का भाग है? नहीं, अनुच्छेदों से मूल ढांचा आता है, प्रस्तावना से मूल ढांचा नहीं आता है। बता चुका हूं ना, भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष था, इसलिए प्रस्तावना में लिखा गया। भारत का संविधान है भारत की राजनीति, समझ रहे हो ना? संसद वह पंथ निरपेक्ष इसलिए नहीं है क्योंकि प्रस्तावना में लिखा गया है। यहाँ राजनीतिक आर्थिक सामाजिक न्याय
इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि प्रस्तावना में लिखा है, क्योंकि दिया जा रहा है इसलिए प्रस्तावना में लिखा है। नहीं समझ पा रहे? समझ गए ना? नहीं समझ पाए? क्योंकि अनुच्छेदों में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय लिखा हुआ है, इसलिए प्रस्तावना में दिया जा रहा है। मेरी बात से इसलिए प्रस्तावना में लिखा जा रहा है, समझा? इसलिए नहीं कि पहले से ही प्रस्तावना में लिखा हुआ है इसलिए फॉलो करना है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, थोड़ा सोच लो, आराम से गहरी सांस ले लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये आसान है समझना, समझा? क्योंकि 90% लोग इसे गलत लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ऑन यूट्यूब, ऑन एवरीवेयर, हर जगह। समझ में आ गया? नहीं समझे बात? समझ गए? और एक जगह मैंने पॉइंट आउट किया है लक्ष्मीकांत ने भी ये गलती की है, एक जगह लक्ष्मीकांत ने भी ये गलती है। समझा? ये चीज केवल आप केशवानंद भारती केस पढ़ेंगे, जब खुद पढ़ेंगे बैठकर तब आपको मिलेगा, या फिर एनसीईआरटी अगर कई बार पढ़ लेंगे 8-10 बार तब आपको दिख जाएगा कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? मूल ढांचा नो डाउट मूल ढांचा के कई सारे गुण प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होते हैं, लेकिन मूल ढांचा निर्भर नहीं है प्रस्तावना पर। समझ रहा हूं ना? प्रस्तावना निर्भर है मूल ढांचे के बहुत सारी वैल्यूज पर। क्या मेरी बात क्लियर है? मूल ढांचे के बहुत सारे गुणों को दिखाती है, सही बात है, लेकिन प्रस्तावना में बदलाव कर देना फोटो में बदलाव कर देने के बराबर है। प्रस्तावना में बदलाव कर देने से मूल ढांचे में कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। और इसीलिए क्या पंथ निरपेक्षता समाजवादी को हटाया जा सकता है? हटाया जा सकता है अगर सरकार चाहे। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? परेशानी क्या है? तुम आराम से बैठे हुए थे यहाँ पर, लेट अस सपोज ये तुम्हारी खुशियों का 3 स्तर है, तुम्हारी खुशियों का 3 स्तर है, ऐसे 3। हाँ बोलो आ जाओ, बिना पूछा था। अच्छा क्या 1 सेकंड होल्ड करो। क्या बात करें हम लोग? क्या बात करें? हाँ, प्रस्तावना संविधान मूल ढांचे की बात हो रही थी ना? सर ने आगे लोगों को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रस्तावना मूल ढांचे का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, सही बात है। संविधान का अभिन्न अंग होने की वजह से इसमें बदलाव संभव है। क्या मेरी बात क्लियर है? प्रस्तावना से क्या समाजवादी पंथ निरपेक्षता हटाया जा सकता है? हटाया जा सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा ये बता रहा हूँ, हटाया क्यों नहीं जा रहा है मैं समझा रहा हूँ बहुत आराम से। ये तुम्हारी खुशियों का स्तर है। क्या मेरी बात क्लियर है? तुम यहाँ जब मैं आया था बहुत खुशी से बैठे हुए थे, आराम से, है ना? खा पी कर आराम से दोस्तों से बात करते हुए, फोन चलाते हुए आराम से बैठे थे लोग। क्या मेरी बात क्लियर है? तो जब मैं आया तो तुम्हारी खुशियों का स्तर लगभग मीडियम था, ठीक ठाक खुश थे। फिर मैंने आते ही तुम लोगों को समोसा दिया ना, रसगुल्ला दिया तुम लोगों को। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात सुन रहे? रसगुल्ला मैंने तुम्हें दिया, तुम्हारी खुशी और बढ़ गई। मेरी बात सुनाई? लेकिन तुम्हें जब रसगुल्ला दे दिया उसके बाद मैंने कहा ऐसा है अब वापस कर दो। क्या मेरी बात क्लियर है? अब बहुत सिंपल सी बात है, सोच के बताओ, क्या तुम्हारे खुशियों का स्तर ए रह जाएगा, बी रह जाएगा या सी रह जाएगा? क्यों? बी पे क्यों नहीं पहुंचा? मैंने तुम्हें दिया था, उसके बाद छीन लिया। क्योंकि छीन लिया इसीलिए तुम्हें और नकारात्मक फील होगा। या तो देते ही नहीं, या तो लाते ही नहीं, या तो दे, समझ हो ना, तो दिखाते नहीं, या तो देख के बाद छीनना नहीं चाहिए। इसी वजह से समाजवादी और पंथ निरपेक्षता को हटाया नहीं जा रहा, क्योंकि इसे हटाए जाने से क्या हो जाएगा? इसे हटाया जाना है ना, समाज के लिए एक नकारात्मक संदेश पैदा
कर सकता है कि अब हमारा देश शायद पंथ निरपेक्ष नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ बदलाव नहीं होगा। समझ रहे हो ना? देश में पंथ निरपेक्षता उतने ही स्तर की रहेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? देश में पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता या समाजवाद उतने ही स्तर का रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन फिर भी इसे हटाया जाना एक नकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा सकता है कि देश शायद अब समाजवादी व्यवस्था पे या पंथ निरपेक्षता को फॉलो नहीं करता, अनुसरण नहीं करता। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसीलिए एक बार जोड़ने के बाद इसे हटाया जाना कठिन है, इसीलिए इसे हटाया नहीं जा रहा, ना कि इसलिए क्योंकि यह मूल ढांचे का भाग है। मूल ढांचे का भाग है, लेकिन उस वजह से प्रस्तावना में नहीं हटा सकते, ऐसा नहीं। क्योंकि मूल ढांचे का प्रस्तावना का बस इतना संबंध है, बताया ना, प्रतिबिंब भर का संबंध है, इमेज भर का संबंध है। क्या मेरी बात क्लियर है? इमेज में कुछ गोजने से, इमेज में कुछ गोजने से बड़ा अच्छा बना दिया नहीं, आदमी में चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। इमेज में कुछ गोजने से आदमी में चेंज नहीं होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये बहुत बहुत जरूरी चीज है। मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, 90% किताबों में इस गलत दिया हुआ है और 90% 99% जो लोग पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? ये बहुत बहुत जरूरी है। जब आप 10 बार किताबें पढ़ जाओगे और खुद केशवानंद भारती के एक दो बार खुद पूरा डिटेल में पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि गलती कहाँ हो रही है। बहुत सारे लोगों को लगता है क्योंकि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और मुख्य वैल्यूज को, यानी कि मुख्य मूल्यों को दिखाता है, इसलिए उससे मुख्य मूल्य हटाए नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें दिए गए बहुत सारे मुख्य मूल्य असल में बेसिक स्ट्रक्चर, समझ रहे हो ना, बेसिक स्ट्रक्चर को भी दिखाते हैं, यानी कि मूल संरचना को भी दिखाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रस्तावना में अगर कुछ मूल्यों में कुछ छेड़छाड़ बदलाव किया जा रहा है तो उससे मूल संरचना पे किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? समझ में आ गया? नोट करना स्टार्ट करेंगे, नोट करोगे? इधर देख चिल्ला के पढ़ा, नीचे वाला बच्चा आ रहा है, आपकी आवाज आ रही है। लिखो, क्या लिखा तुमने? और इसीलिए संशोधन संभव है। ठीक है, आगे लिखोगे? आगे ये बात लिखो। हालांकि प्रस्तावना में उल्लिखित मूल्य, हालांकि प्रस्तावना में उल्लिखित मूल्य कहीं ना कहीं मूल संरचना को दर्शाते हैं, मूल संरचना को ही दर्शाते हैं। पर प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का बदलाव किसी भी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का बदलाव या संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि प्रस्तावना का संशोधन मूल ढांचे में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकता, मूल ढांचे में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकता, कॉमा, प्रस्तावना महज लक्ष्यों, आदर्शों एवं सिद्धांतों का प्रतिबिंब है। लक्ष्यों, आदर्शों एवं सिद्धांतों का प्रतिबिंब है। प्रस्तावना महज लक्ष्यों, हाँ, क्योंकि प्रस्तावना महज
लक्ष्यों, आदर्शों एवं मूल्यों का प्रतिबिंब है। ठीक है, इतना लेट में आते रहते हो। समझ में आ गया? क्या समाजवादी हटा सकते हैं? प्रस्तावना से हटा सकते हैं? क्या समाजवादी फीचर, क्या समाजवादी गुण, आ जाओ भाई, आ जाओ, पूछो नहीं, समाजवादी गुण क्या क्या संविधान से हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। क्या पंथ निरपेक्षता, क्या पंथ निरपेक्षता प्रस्तावना से हटा सकते हैं? हटा सकते हैं। क्या पंथ निरपेक्षता का गुण संविधान के अनुच्छेदों से हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आज बताया तुम लोगों को, है ना, वरना किताब 4 बार पढ़ते रहते समझ नहीं आता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ? चाहो तो वहाँ स्टार मार्क कर लो, क्योंकि स्टार इसलिए मार्क कर लो कि जब तुम किताबों में पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ उलटफेर, या किसी कोचिंग के नोट से पढ़ रहे हो तो कुछ उलटफेर मिल सकता है इस तरह। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन जब तुम प्रॉपर आर्टिकल पढ़ोगे, प्रॉपर केस पढ़ोगे, तो वहां तुम्हें दिख जाएगा कि संभव है। यह बात जानते हो कब हुआ था? 2015-2016 में अरुण जेटली, है ना, उस समय मिनिस्टर थे। यह मुद्दा उस समय उन्होंने उठाया था। उस समय उनके द्वारा, उनकी यानी कि बीजेपी ने, है ना, किसी पॉलिटिकल एड में पुरानी प्रस्तावना का उपयोग किया था, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं जोड़े गए। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसे लेकर विपक्षी दलों ने काफी घमासान किया कि हमारा संविधान तो ये, हमारा प्रस्तावना तो ये, आप इसमें पुरानी प्रस्तावना लेकर क्यों चल रहे हैं? तो यह बात बढ़ गई। तो उसके बाद मिनिस्टर ने जवाब दिया था। यह जवाब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कहाँ पर? पार्लियामेंट के सामने रखा गया था और न्यायालय को सामने पेश किया गया था। न्यायालय ने इसे मान लिया। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात समझ कि प्रस्तावना में ऐसा नहीं कि संशोधन नहीं हो सकता है, शब्द घटाए और बढ़ाए जा सकते हैं, दोनों किए जा सकते हैं। मेरी बात समझ? प्रस्तावना में बदलाव, मूल संरचना में बदलाव नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हालांकि प्रस्तावना को लिखा इसलिए गया था, या लिखा इसलिए गया है, ताकि जो भी निर्दिष्ट लक्ष्य हैं, जो भी आदर्श हैं, जो भी मूल्य हैं, उनका प्रॉपर, समझ लो ना, उनका प्रॉपर प्रतिबिंब, उनकी प्रॉपर फोटो दिखती है। यही तो थी प्रस्तावना। परिचय पत्र याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? बायोडेटा समझ आ रहा है? बायोडेटा ही दिखाइए। चलो, बायोडेटा में कोई बदलाव कर लेंगे तो लड़की में बदलाव हो जाएगा? नहीं हो, है ना? बस समझ में आया? चलो आगे बढ़े, लिखोगे आगे इसी में। संविधान के भाग 3, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12-35 में प्रदत्त मूल अधिकार, संविधान के भाग 3, संविधान के भाग 3, भाग 3 ब्रैकेट में अनुच्छेद 12 से 35, 12-35, 12-35 में प्रदत्त मूल अधिकार, स्वतंत्रता, एवं समानता के संकल्प, स्वतंत्रता एवं समानता के संकल्प को सुनिश्चित करने वाले व्यावहारिक साधन है। प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है, अगर वह चीजें मूल अधिकार इन अनुच्छेदों में ही पाई जा रही हैं, ठीक है, तो यह एक व्यावहारिक साधन है और इसे लेकर हम कहां जा सकते हैं? न्यायालय। यानी कि यह न्यायालय से प्रवर्तनीय है, न्यायालय इसे लागू करवाएगा, यह जिम्मेदारी है। क्या मेरी बात क्लियर है? संविधान
न्यायपालिका को यह जिम्मेदारी देता है, राज्य को जिम्मेदारी देता है कि न्यायपालिका अगर किसी का मूल अधिकार कम हो रहा हो, किसी के मूल अधिकार में किसी तरह की कमी आ रही हो, तो उसकी जांच करे और उसे कोशिश करे अधिक से अधिक उसे मूल अधिकार जो भी लिखे हुए हैं वो मिले। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसका मतलब यह प्रवर्तनीय है। मेरी बात सुन भाई, प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है अगर वह मूल अधिकार में भी लिखा हुआ है, समझ गए ना, अनुच्छेद 12 से 35 में भी लिखा हुआ है तो प्रवर्तनीय है। क्या प्रस्तावना अकेले प्रवर्तनीय है? क्या प्रवर्तनीय समझ रहे हो, यानी कि लागू करने वाला। क्या प्रस्तावना को लागू किया जा सकता है? परिवर्तनीय मत समझ लेना, प्रवर्तन, प्रवर्तक, प्रवर्तनीय यानी लागू करना। क्या प्रस्तावना को लागू किया जा सकता है? नहीं। लेकिन क्या प्रस्तावना और उसके आधार या मूल अधिकारों में जो लिखा हुआ है ना, क्या उन्हें लागू किया जा सकता है? हाँ, प्रस्तावना में लिखा हुआ है और मूल अधिकारों में भी लिखा हुआ है, लागू किया जा सकता है। अकेले अगर मूल अधिकारों में लिखा हुआ है तो भी लागू किया जा सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेरी बात सुन रहे? प्रस्तावना का उपयोग केवल और केवल न्यायालय ने क्या बताया है कि जब हमें कहीं कंफ्यूजन होती है तो संविधान की व्याख्या को समझने के लिए हम प्रस्तावना को रेफर कर लेते हैं। एक बार प्रस्तावना वाला पेज पलट कर देख लेते हैं कि हमें पता चल जाए कि वह कौन से मूल्य है, कौन से आदर्श है, कौन से सिद्धांत हैं जिन्हें हमारे संविधान निर्माताओं ने वरीयता दी। नहीं समझे बात? और वह वरीयता किस क्रम में है, यह भी, वह वरीयता किस क्रम में है यह। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझे बात? समझ आ गया? जो बड़े बड़े डिसीजन हो रहे होते हैं ना, है ना, जो बहुत बड़े डिसीजन होते हैं वो इनके बेसिस पर प्रस्तावना, जहां कंफ्यूजन हो रही है, दो वैल्यूज आ गई ना सामने, दो मूल्य सामने आ गए। लेट अस सपोज लोकतंत्र, लोकतांत्रिक और संप्रभुता, बोलने की आजादी है ना, लेकिन बोल रहे हैं जिसकी वजह से राष्ट्र में किसी तरह की परेशानी आ जा रही है, सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक तनाव बढ़ जा रहा है, ऐसे भाषण दे दिए। क्या मेरी बात क्लियर है कि दो वर्ग अलग अलग हो गए? क्या मेरी बात क्लियर है? तो क्या किया जाएगा? तो ऐसे में इस इंसान के या अधिकार बोलने की स्वतंत्रता को लिया जा सकता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझे बात? समझ गए ना? तो जहां दो मूल्यों में किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होता है वहां पर न्यायालय प्रस्तावना की व्याख्या को या प्रस्तावना को एक बार पढ़ता है और यह समझने की कोशिश करता है आखिर क्या सोचकर संविधान निर्माताओं ने इन मूल्यों को इसी क्रम में रखा था। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझे बात? समझ गए पूरा? संविधान निर्माताओं ने यह जो मूल्य लिखे हैं, पहले संप्रभुता, समझ रहे हो ना, उसके बाद सेकुलर, उसके बाद समझ रहे समाजवाद, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक, यह जो मूल्य लिखे हैं इसी क्रम में क्यों लिखे? क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जैसे हमारे यहाँ मैंने बताया था, देखो रिपब्लिक यानी कि गणराज्य, दिख रहा है यहाँ से? बड़ी तेज आपको नहीं दिख रहा? गणराज्य पहले है कि बाद में लिखा हुआ है? और लोकतंत्र कहाँ लिखा हुआ है, पहले या बाद में? पहले। बता चुका हूं भारत में अधिक क्या, लोकतंत्र या गणतंत्र? लोकतंत्र अधिक, गणतंत्र कम। मेरी बात समझ आई? क्योंकि क्या कारण बताओ, जैसे गणतंत्र क्यों कम बोल रहा हूं? क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव यानी कि देश के मुखिया का चुनाव यानी कि राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है, डायरेक्टली लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा। लेकिन सरकार का चुनाव, मिनिस्टर का चुनाव, सांसदों का चुनाव डायरेक्टली लोगों द्वारा किया जा रहा है, यानी कि लोकतंत्र अधिक, गणतंत्र कम। मेरी बात समझ में? प्रत्यक्ष रूप से सरकार को चुन रहे हैं, लोकतंत्र अधिक, अप्रत्यक्ष रूप से देश के मुखिया को चुन रहे हैं, गणतंत्र कम। क्या मेरी बात क्लियर है? गणतंत्र यानी कि देश का बता चुका हूं ना, गणतंत्र, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो नोट करोगे आगे, लिखो, इसी में लिखोगे आगे, ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार है, ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार है और ये प्रतिषेधकारी है। प्रतिषेधकारी समझते हो? प्रतिषेध मतलब खंडन करना। हाँ, प्रतिषेध मतलब
प्रतिषेधकारी, क्या मतलब हुआ? संघा प्रतिषेधकारी है। और आगे को और राज्य पर नकारात्मक दायित्व आरोपित करते हैं। राज्य पर नकारात्मक दायित्व आरोपित करते हैं। क्या मतलब हुआ? प्रतिषेधकारी प्रतिषेध लगाते हैं, निषेध करते हैं कुछ चीजें, है ना। लिबर्टी बताया था ना कल। लिबर्टी मतलब क्या होता है? पूर्ण स्वतंत्रता या सीमित स्वतंत्रता? सीमित स्वतंत्रता, यानी कि प्रतिषेध करते हैं। मेरी बात समझाई? साथ ही साथ राज्य पर नकारात्मक दायित्व क्या होता है? वेरी गुड, राज्य को रोकते हैं कि राज्य लोगों की बोलने की आजादी नहीं ले लेगा। समझाएगा? राज्य टीचर्स को एसएससी का प्रोटेस्ट कर रहे थे, सुना कि नहीं तुमने? सुना? तो राज्य की जिम्मेदारी के लिए बोलने की आजादी दे। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसा संविधान बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये मत लड़ने मत लगना कि अरे कहाँ हो रहा है हमारे देश में, ठीक है, वो सब बात नहीं। लेकिन फिलहाल राज्य की जिम्मेदारी है ये। क्या मेरी बात क्लियर है? कि लोग अपनी भावना को व्यक्त कर सके। राज्य को रोक रहा है कि वह अपनी शक्तियों को बढ़ाते बढ़ाते इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने लगे, व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण कर ले। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यानी कि राज्य को क्या कर रहा है? नकारात्मक दायित्व दे रहा है। समझ गए मेरी बात? सुनने क्या नहीं करना है यह समझा रहा है। समझ रहा हो ना? मूल अधिकारों में जो करना है वो लोगों को करना है, राज्य को क्या नहीं करना है वो दिया हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर है? कि राज्य फालतू में लोगों से जीने का अधिकार नहीं ले लेगा, है ना। राज्य लोगों को स्वतंत्र रहने देगा, कुछ भी कहीं भी जाने का अधिकार दिया रहेगा। समझ रहे हो ना? कुछ भी बोलने की आजादी दिया रहेगा। तो कहीं ना कहीं राज्य को संयमित कर रहा है। नहीं समझे बात? क्या मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? राज्य को संयमित करने का यह मतलब कतई नहीं है कि आपको हर एक तरह के अधिकार मिल गए हैं, आपको भी संयम में रखा हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन राज्य बहुत शक्तिशाली है ना, राज्य बहुत शक्तिशाली है, वह मौका पाते ही आपकी शक्तियों का हरण कर सकता है। इसीलिए साफ तौर पर राज्य के ऊपर नकारात्मक दायित्व दे रहा है कि राज्य किसी भी रूप में लोगों की शक्तियों का, लोगों के अधिकारों का हरण ना करे। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझ पाए बात? इसी को लिखा है नकारात्मक दायित्व। ठीक है, आगे नोट करोगे। संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य के सकारात्मक कर्तव्य है। क्या लिखा? राज्य के सकारात्मक कर्तव्य है, राज्य के सकारात्मक कर्तव्य है। आगे लिखोगे, इनमें अंतर्निहित सिद्धांत राष्ट्र के शासन के मूलभूत सिद्धांत है। राष्ट्र के शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं। फुल स्टॉप। आगे लिखोगे, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। क्या न्यायालय लागू करवा सकता है? नहीं लागू करवा सकता। कौन सा भाग?
भाग 4 में क्या दिया हुआ है? नीति निषेध तत्व। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? भाग 3 प्रवर्तनीय है? भाग 3 प्रवर्तनीय है? हाँ है। मेरी बात समझ में आई? भाग 3 प्रवर्तनीय भी है और आरोपित जो है ना, नकारात्मक रूप से आरोपित या नकारात्मक दायित्व है एक तरह से किसके ऊपर? राज्य के ऊपर। यह क्या है? राज्य के नीति निषेध सिद्धांत। देखो सुनो मेरी बात, डीपीएसपी से बोल रहे हैं, ठीक है? ये पॉजिटिव काम, पॉजिटिव कार्य क्या मतलब हो गया? राज्य को निर्देश है कि वह ऐसा करे, राज्य को निर्देश है कि वह ऐसा करे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यह पॉजिटिव काम करने का आदेश दे रहा है। राज्य को निर्देश है कि सब में समता लाए, राज्य के निर्देश है कि किसी तरह से आर्थिक विषमताएं खत्म करे। क्या मेरी बात क्लियर है? वह लोग जो कि विधि संपन्न या अपने एडवोकेट के लिए पे नहीं कर सकते है ना, उनके लिए पेमेंट करें। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो यह राज्य को पॉजिटिव काम दे रहा है डीपीएसपी, समझ आ रहा है? लेकिन क्या नहीं है? प्रवर्तनीय नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? निर्देश राज्य को कि राज्य ऐसे कानून बनाए जिससे लोगों में समता है। मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? दूसरा है फंडामेंटल राइट, जिसकी अभी बात की। यह प्रवर्तनीय है? प्रवर्तनीय है। किस लिहाज से प्रवर्तनीय है? कि अगर यह प्रवर्तित नहीं हो रहा होगा तो आप न्यायपालिका के पास जा सकते हैं और न्यायपालिका तुरंत आदेश देगी सरकार को कि जल्दी से कोई लॉ बनाओ जिससे, समझ रहा हो ना, जिससे इसका प्रवर्तन, जिससे इसे लागू किया जा सके। पहली बात, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यह कार्य कैसा है? नकारात्मक है, मूल रूप से नकारात्मक कार्य। क्यों? क्योंकि अधिकतर क्या करने का आदेश मिला हुआ है राज्य को कि आप लोगों की स्वतंत्रता में किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं करें। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो एक तरह से नकारात्मक कार्य क्या है? फंडामेंटल राइट। पॉजिटिव कार्य किसमें है? डीपीएसपी। चलो आगे लोग नोट करोगे। देखो ये शासन, इसी में देखो डीपीएसपी में राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में लिखो, ये शासन प्रशासन व विधायिका द्वारा सुनिश्चित किए गए, ये शासन प्रशासन व विधायिका द्वारा सुनिश्चित किए गए सुनिश्चित की जाने वाली, ऐसा लिख लोगे थोड़ा सा काट लो, सुनिश्चित की जाने वाली योग्य संवैधानिक अपेक्षाएं सुनिश्चित की जाने वाली योग्य संवैधानिक अपेक्षाएं। एक बार जो लिखा है पूरा पढ़ लो। ये समझा? पढ़ लिया? कुछ पूछना है इसमें जो लिखवाया? एक बार बहुत कर जल्दी से। समझ में आ गया? 3 बातों के बारे में हमने लिखवाया। पहले उद्देश्य के बारे में लिखवाया, दूसरा संविधान के भाग 3, फिर भाग 4। एक लाइन दोनों में लिखवाई, तीनों से लिखवाई। ठीक है, क्या लिया बताओ? कौन सा भाग 4? यस, यह राज्य को कार्य है ना करने के लिए सकारात्मक निर्देश दिए गए हैं। क्या क्या कार्य राज्य को करना चाहिए? भाई देखो, संविधान निर्माताओं को लग रहा था कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन आने वाली पार्लियामेंट को, आने वाली संसद को दिशा निर्देश कौन देगा कि कौन से कानून, कौन से प्रावधान बनाने चाहिए, कौन से प्रावधान नहीं बनाने चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? तो जाने से पहले उनके पास 2 ऑप्शन था, या तो वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे लोड करके आते। मेरी बात में यूट्यूब का साधन समय उपलब्ध नहीं था, तो लिख कर गए। समझ गए ना? लिख कर क्या गए कि भैया राज्य को ये करना है, सरकार को ये करना है। सरकार अगर कुछ ना समझ पाए कि किस तरह का संवैधानिक प्रावधान बनाना है या किस तरह के कानून बनाने, किस तरह के नियम बनाने हैं, तो यही बार बार रिवाइज कर ले। समझ रहे हो ना? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक रिवाइज कर ले, कई बार देख ले कि क्या अपेक्षाएं हैं, है ना, किस तरह के कानून बनाने चाहिए। मेरी बात समझ? तो उसमें जो चीजें दी हुई हैं वो असल में निर्देश हैं कि कानून कैसे होने चाहिए। जो लॉज पार्लियामेंट में बने, वो लॉज किस बेसिस पर या क्या सोच कर बनाए जाने चाहिए।
क्या मेरी बात क्लियर है? इस लिहाज से वो सकारात्मक है क्योंकि वह कानून कैसे बनेंगे यह निर्देश देता है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किस लिहाज से फंडामेंटल राइट्स नकारात्मक है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बताता है कि राज्य क्या नहीं कर सकता। क्या मेरी बात क्लियर है? समझ गया मेरी बात? फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार यह बता रहा है कि राज्य क्या नहीं कर सकता है, तो राज्य के लिए वह नकारात्मक। क्या मेरी बात क्लियर है? डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक को बताता है कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए, राज्य को कैसे कानून, कैसे नियम, कैसे प्रावधान बनाने चाहिए, यह सब बताने वाला कौन है? डीपीएसपी। समझ में आ गया ना? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत समझ में आ गया? इसीलिए क्या है? सकारात्मक। नहीं आया? अरे बोलो, आगे पक्का? चलो नोट कर लोगे आगे क्या ही नोट करोगे? देखोगे अतः उद्देश्य का मूल अधिकार, अपेक्षाएं, तो बात ही नहीं पाया, अपेक्षाएं हैं, ठीक है? नहीं सर पाए कहाँ पर बताओ? ये शासन, प्रशासन और विधायिका द्वारा सुनिश्चित की जाने वाली योग्य संवैधानिक अपेक्षाएं हैं। यानी कि यह अपेक्षा है राज्य के लोगों को कि आप जो भी नियम कानून बनाएंगे वह डीपीएसपी को ध्यान में रखकर बनाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? इन्हें योग्यता कौन दे रहा है? संविधान, जो कि संविधान ने इन्हें भाग 4 में जगह दी है। क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझे बात? तो यह योग्य संवैधानिक अपेक्षाएं हैं जो कि विधायिका से, जो कि शासन से, जो कि प्रशासन से, जो कि सरकार से लोग रखते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे उन्हीं लोगों के तो लोग समझ रहे हो ना, रिप्रेजेंटेटिव है। संविधान निर्माता किनके प्रतिनिधि है? जनता के, भारत के लोगों के। क्या मेरी बात क्लियर है? संविधान निर्माता जनप्रतिनिधि है ना? अरे बोलो, जनता के प्रतिनिधि है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो बेसिकली उन्होंने अगर डीपीएसपी में कुछ लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया? यह वह संवैधानिक अपेक्षाएं, मेरी बात समझ, जो लोग अपने शासन से, अपने प्रशासन से, अपनी सरकार से, अपनी संसद से चाहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यह वह अपेक्षाएं हैं जो कि लोग चाहते हैं। वो जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत परेशान मत हो। अभी ये समझ लो कि उसे योग्य क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अपेक्षा तो बहुत कुछ रख सकते हो। सरकार से अपेक्षा कर रहे हो कि हर जगह एसी लग जाए, पूरे पक्के पर आराम से चले, एसी की ठंडी हवा चले। क्या मेरी बात समझ? बहुत सारी अपेक्षाएं हो सकती है सरकार से कि फुल्की की हर एक दुकान फ्री में, है ना, सरकार अवेलेबल करा दे, कहते सब्सिडी पे फुल्की खिलाएंगे आज। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, बहुत सारी अपेक्षाएं तुम्हारी सरकार से हो सकती है, लेकिन सरकार कुछ योग्य अपेक्षाओं को मानती। क्या मेरी बात क्लियर है? कुछ योग्य अपेक्षाओं को मानती है। वो योग्य अपेक्षाएं किसमें दी हुई है? डीपीएसपी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, अब क्या क्या कर लो? उद्देश्य का मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व अतः उद्देश्य का मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व समान रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब लिखवाना तो चाहता हूँ कि संवैधानिक ढांचे से संबंधित है, लिखवा ही जाओगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उद्देश्य का लिखवा दिया ना, इसलिए लिखवाऊंगा नहीं से। इतना लिख लिया काफी है ना? तो समझ आगे एक बार पढ़ लो जल्दी से। कोई दिक्कत है आगे तो बताओ, वरना आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे कि वो समाजवाद वाली जो हम बात की कि समाजवाद और पंथनिरपेक्षता को लेकर क्या बहसें अभी भी चल रही है और पहले क्या चल रही थी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है 2017-18 के बाद भी। ठीक है, तो 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए, लिखोगे 42वें संविधान संशोधन से
संशोधन 1976 से प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? प्रस्तावना प्लस 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? पंथनिरपेक्षता, जिसे पहले लिखा जाता था धर्मनिरपेक्षता। समाजवाद, एवं अखंडता। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो 3 शब्द ये जोड़े गए, पंथनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। तीनों का मतलब समझ गए थे हम लोग। अखंडता मतलब क्या होता है समझ गए थे? अखंडता मतलब एकता और एकता मतलब अखंडता, है ना? ठीक है, दोनों चीज लिखी हुई है। बताओ भाई क्या कारण है? हाँ, भावनात्मक एकता को बोलते हैं अखंडता। या जब ये समझो, अखंडता की बात हम तब करते हैं जब समाज में अलगाववाद बढ़ रहा। क्या मेरी बात क्लियर है? जब समाज में पृथक, समझ लो, पृथकता के तत्व आ गए हो, है ना? और ऐसा लग रहा हो कि देश में बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे वर्ग जो है वो पृथकता की मांग कर रहे हैं, अलग होने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में देश को एक रखना, क्या मेरी बात क्लियर है? राज्य की जिम्मेदारी है और लोगों की भी जिम्मेदारी है। मेरी बात समझ? हर चीज राज्य बोल रहे हो तो लोग अपने आप आ जा रहे हैं। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? राज्य समझाया था ना, राज्य 4 एलिमेंट्स का बना हुआ है, बताया था ना? राज्य के 4 तत्व हैं, नहीं बताया था? याद है? याद है? राज्य के 4 तत्व हैं, कौन कौन से? संप्रभुता, क्षेत्र, नागरिक और सरकार। सरकार ब्रैकेट में संविधान, सरकार जो कि किसी संविधान द्वारा चलता है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो राज्य की जिम्मेदारी है कि देश में अखंडता तब भी बनी रहे जब देश में पृथकतावादी, है ना, चीजें आ गई हो, पृथकतावादी तत्व आ गए। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो भावनात्मक एकता, जैसे तुम अपने घर पे कितना भी लड़ो, लेकिन अभी कोई बाहर से आ जाए, चिल्लाने लगे, अलग करने लगे, वो दे ऐसा ही है, ठीक है, तुम एक घर अपना ले लो, घर मतलब उसी घर के 2 पार्ट कर देंगे, ऐसा कुछ करने लगे, नाटक करने लगे, तो फिर अंत में तुम्हारे अंदर भावनात्मक एकता आ जाएगी कि नहीं, इतना भी लड़ाई नहीं हुई हम लोग में, है ना? थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, इतनी बड़ी बात नहीं हुई है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो वही सब बातें हैं कि देश में कितना भी पृथकतावादी आंदोलन चल रहा हो या कुछ भी चल रहा हो, भावनात्मक रूप से सब लोग एक महसूस करें, आपस में जुड़े रहें। यह अखंडता की मूल भावना है और इसीलिए अखंडता को अलग से जोड़ा गया। तो अब सोचकर बताना, क्या अखंडता पर किसी तरह का वाद विवाद होगा? नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? जब यह शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन, और उसके बाद भी अखंडता को लेकर चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, ये शब्द जोड़ के कोई गलती नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन पंथनिरपेक्षता, जिसे पहले धर्मनिरपेक्षता लिखा जा रहा था, और समाजवाद को लेकर पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी बहसें लगातार चल रही। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जो ऐसे लोग हैं जो उस समय की गवर्नमेंट को पसंद नहीं करेंगे या विपक्ष के लोग रहेंगे उस समय के, वो क्या कहेंगे कि यह शब्द फालतू में जोड़ा गया, संविधान निर्माता पहले से ही होशियार थे, उनकी समझ को आप कम ना आकिए। अगर उन्हें जोड़ना होता तो जब प्रस्तावना वह लिख रहे थे तभी यह शब्द जोड़ दिए गए होते, क्योंकि इन शब्दों को जोड़े जाने की चर्चा, स्पेशली समाजवाद को जोड़े जाने की चर्चा उस समय भी संविधान सभा में हुई। क्या मेरी बात क्लियर है? फिर भी अंततः डिसीजन लेकर उन्होंने समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में नहीं जोड़ा। तो आप संविधान सभा से ज्यादा होशियार हैं क्या? जो ये पार्लियामेंट जो बनी है, ये संविधान सभा से ज्यादा होशियार है, जो और सारे वर्ड्स जो वो नहीं समझ पाए या वो नहीं जोड़ पाए, वो आप जोड़ रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? विपक्ष ऐसी बात करेगा? क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। विपक्ष पक्ष समझते हो ना? जब भी कोई संवैधानिक संशोधन आएगा, जब भी कोई प्रावधान आएगा, जब भी कोई बदलाव आएगा, तो पक्ष विपक्ष डिस्कशन करता है। यह चीज ऐसी है जिस पर आज तक भी डिस्कशन हो रहा है। मेरी बात सुनिए, यह चीज ऐसी है कि पिछले 50 साल हो गए ना, 2026 साल, 50 साल से लगातार डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन खत्म नहीं हुआ। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो।
जिनकी सरकार उस समय नहीं थी वो बोल रहे हैं यह बहुत बड़ा गलती कर दिया। क्या मेरा क्लियर? ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनका क्या तर्क है ये समझते हैं। उनका तर्क ये है कि समाजवाद एक खास तरह की आर्थिक संरचना, एक विशेष प्रकार की आर्थिक नीति या आर्थिक संरचना से देश को प्रतिबद्ध कर रहा है, देश को डायरेक्ट कर रहा है। एक ऐसा देश जो कि समाजवादी होता है, असल में समाजवाद की परिभाषा क्या होती है कि वस्तुओं का या संसाधनों का सारा अथॉरिटी, सारा का सारा नियंत्रण किसके पास होगा? राज्य के पास है, सरकार शासन के पास होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? इसी को बोलते हैं समाजवाद। समाज का ही सब है, ये बात सही है, लेकिन समाज में जो विभिन्नताएं हैं, जो विषमताएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए जो भी रिसोर्स हैं, जो भी संसाधन है, वह यह माने जाएंगे कि सरकार के। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो उपलब्ध संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण, उपलब्ध संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण ही समाजवाद की मूल भावना है। तो क्या भारतीय राज्य, भारत की सरकार क्या लोगों से उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी छीन ले? क्या लोगों से उनका पैसा निकलवा ले? समाजवादी देश है ना? ला सब लोग पैसा निकाल के दो, जमा करें। समझ रहे हो ना? क्या जो बैंक अकाउंट में तुम्हारे जमा है, समझ पा रहे हो, वो तुम्हारा है या देश का है? देश का है। अरे बोल तो जरूर रहे हो, ठीक है? जिस दिन देश काटना शुरू कर देगा ना कि पैसा उड़ाना, उस दिन बोलोगे हमारा पैसा है, हाँ तो सब देसी का है, ठीक है? अच्छी बात है ना, देश सब देश का चला गया, देश का धन तुम्हारा धन, इसका मतलब, ठीक है? अब बताओ, सोच के बताओ, जो मैं बोल रहा वो बताओ, तुम्हारा इंडिविजुअल है, देश का है? हमारा भी नहीं बोलेगे ना, मेरा है। सही बात है, हमारा भी नहीं है, बगल वाले का नहीं है, मेरा है, जो मेरे पास पैसा है, जो मेरे बटुए में पैसा है। क्या मेरी बात समझ आई? अरे बोलो, ठीक है? तो समाजवाद कहाँ तक सार्थक हुआ इसका उपयोग करना? प्लस एक और बात है, उस समय आपको पता है कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध, है ना? और शीत युद्ध में दो धुरंधर कौन से? सोवियत रूस और यूएसए। सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों चाहते थे कि भारत जैसा महत्वपूर्ण देश उनके पाले में चला जाए। एक देश ऐसा है जो कि कैपिटलिस्ट नेचर का है, कैपिटलिस्ट समझते हो ना, क्या बोलते हैं, पूंजीवादी नेचर का है, और दूसरा देश ऐसा है जो कि समाजवादी साम्यवाद व्यवस्था को फॉलो करता है। क्या मेरी बात क्लियर है? हमें राष्ट्र हितों का ध्यान में रखते हुए बैलेंस बना के चलना चाहिए था, जिससे जो फायदा हो रहा हो उससे वह फायदा लेना चाहिए था। लेकिन अगर हम यह उद्घोषणा पहले से ही कर देते हैं कि हम समाजवादी देश हैं, मेरी बात समझाई, ऐसे में अमेरिका या अन्य पूंजीवादी देश हमसे नकारात्मक हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, और हो सकता है जो हित हम उनके सहायता से साध पाते, जो उनके फ्रेंडशिप का फायदा उठा पाते, वो अब नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए सन 1991 में हमने कौन से रिफॉर्म किए? एलपीजी, है ना? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण किया। अब बताओ, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण करने के बाद, है ना, आर्थिक नीतियों में सुधार करने के बाद क्या देश उतना समाजवादी रह गया? समझ रहे हो ना? आर्थिकरण, निजीकरण और समझ लो ना, सॉरी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, असल में आर्थिक नीतियां होती हैं पूंजीवादी समर्थित देशों या पूंजीवाद वाले देशों। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। तो अगर हमने अपनी आर्थिक नीतियों में सुधार लाकर 1991 में हमने अपनी आर्थिक नीतियों में सुधार लाकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश की, और पूंजीवाद देश जो नीतियां फॉलो करते हैं, समझ लो ना, वह नीतियां यहाँ पर चला दी, वह नीतियां यहाँ पर ले आए, तो क्या हम असल में समाजवादी रह गए? नहीं रह गए। मेरी बात समझ आई? अरे बोलो। तो हम कुछ स्तर तक समाजवादी हैं, न्यूनतम चीजें हम देना चाहते हैं, लेकिन पूर्ण समाजवादी हम नहीं हो सकते। हम निजीकरण को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? हम कंपनियों के उदारीकरण की बात कर रहे हैं, हम कंपनियों का लाइसेंस आराम से बनाने की बात कर रहे हैं, हम वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं कि क्रेसेंट मॉल में डोमिनोज खुल जाए। नहीं समझे बात? क्रेसेंट मॉल समझ रहे हो? कहाँ पर है? कहाँ पर है सलोनी? रोडवेज पर, है ना? उसमें कहाँ ऊपर, क्या ऊपर खुला हुआ है? डोमिनोज। कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी। यहाँ कैसे खोल पा रही है? क्योंकि हमने वैश्वीकरण की नीति का समर्थन किया।
क्या मेरी बात क्लियर है? नहीं समझे बात? यहाँ से पैसा वो कमाएंगे और कहाँ ले जाएंगे? अपने देश में ले जाएंगे। कहाँ है समाजवाद? कम हो रहा है ना? क्या मेरी बात क्लियर है? तो इन चीजों पर काफी विमर्श, काफी बहस अभी भी चल रही है। क्या मेरी बात क्लियर है कि 1991 के बाद देश में, है ना, जबरदस्ती समाजवाद के प्रावधान आप मत लाइए। समाजवाद अगर आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब एक खास, एक निश्चित, एक विशेष आर्थिक संरचना से देश को, समझ लो ना, उस पर आप देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात समझ में? जबकि देश में वैसे भी क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझाया था ना एक बार? देश में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कुछ पूंजीवादी गुण है और कुछ समाजवादी गुण है। तो आपने यहाँ पर एग्जैक्टली समाजवाद क्यों लिख दिया जब मिश्रित अर्थव्यवस्था है? क्या मेरी बात क्लियर है? तो समाजवाद के पक्ष में और विपक्ष में अनेक प्रकार के क्या है, बहुत सारी बहसें हैं। कुछ बहसें हम नोट करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? और उसी तरह पदनिरपेक्षता के उसमें फेवर में है, कुछ डिसफेवर में। मेरी बात समझ में? तो ऐसे एक चार्ट बना लेते हैं, है ना, एक बड़ा चार्ट बना लोगे। अखंडता में तो बताया, अखंडता में कोई बहस नहीं है ना, ठीक है। यहां लिखोगे समाजवाद, यहां लिखोगे पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता आज के समय में बोली जा रही है, पहले इसे धर्मनिरपेक्षता बोला जाता है। ऐसे चार्ट बना लो, ठीक है। पक्ष में तर्क क्यों दिए जा रहे हैं? ताकि समाजवाद प्रस्तावना में जुड़ा रहे। समझ रहे हो ना? पहले से जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहे, ठीक है। और विपक्ष में तर्क क्यों दिए जा रहे हैं? ताकि समाजवाद वाला जो शब्द है उसे प्रस्तावना से हटा लिया जाए। यहाँ लिख दो हटा लिया जाए, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। तो तुम्हारे पास जगह होगी तो प्रॉपर्ली लिख लेंगे, ठीक है। हाँ, ये विपक्ष आज की सरकार का है कि तब की सरकार? आज की सरकार का भी है। अभी ये बहस चल रही है 50 सालों से, ठीक है, नोट करो। अभी ये बहस चल रही है, अभी के दोनों के तर्क है ना, काफी मजबूत तर्क है। तो अभी कुछ निष्कर्ष निकला नहीं है, अभी तक बचा हुआ है, इसका मतलब अभी तक है। लिखोगे हटाने के पक्ष में तर्क देखें पहले, यानी विपक्ष में तर्क देखना है, लिखो पहले विपक्ष में लिखो। हाँ, पहले समाजवाद के विपक्ष में तर्क लिखो। विपक्ष वाला लिखो पहले, क्यों हटा दिया जाए लिखो पहले, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भैया? समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ पहले इधर वाला लिखो, विपक्ष में तर्क क्यों हटा दिया जाए, पहले ये लिखो, ठीक है। हटाने के पक्ष में तर्क लिखो पहले, समझ में आ गया? लिखो, थोड़ा सा बड़ा बनाया हो ना, देखिए कितना बड़ा बनाया। देखो समाजवाद, समाजवाद का आशय है डैश लिखो, डैश पूंजी संपत्ति भूमि आदि उत्पादन के साधनों पर, पूंजी संपत्ति भूमि, पूंजी कॉमा संपत्ति कॉमा भूमि आदि उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व, साधनों पर राज्य का स्वामित्व एवं इनके समान वितरण में राज्य की भूमिका।
एवं इनके समान वितरण में राज्य की भूमिका। राज्य की भूमिका लिखो। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर समाजवादी शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया था, समाजवादी शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया था क्योंकि वो देश को किसी विशिष्ट आर्थिक संरचना से संबद्ध नहीं करना चाहते थे। साथ ही राज्य की शक्तियों को नियमित रखना चाहते थे। अगर राज्य उत्पादन के कारकों पर एकाधिकार रख लेगा तो क्या राज्य अति शक्तिशाली नहीं हो जाएगा? एक लाइन पूरा बोल तुम लोग को पूरा बैलेंस बिगड़ाता है। भूल गए सर। राज्य के क्या लिखा? राज्य की शक्तियों को नियमित राज्य की शक्तियों का निर्धारण किया जाए। नियमित करना चाहते हैं। राज्य की शक्तियों को नियमित करना चाहते हैं। हाँ, राज्य की शक्तियों को नियमित करना। नियमित मतलब एक समझ रहे हो ना, अनियमित शक्तियां ना हो जाए। ठीक है, सीमित करना। हाँ, सीमित। नियमित यानी सीमा में, नियम की सीमा में। क्या रीजन है मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि समाजवाद का मतलब क्या हो जाएगा? उत्पादन के कारकों पर, भूमि पर, संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण। अगेन राज्य क्या हो गया? अति शक्तिशाली। क्या मेरी बात क्लियर है? तो राज्य अति शक्तिशाली ना हो जाए, इसीलिए समाजवाद का शब्द संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना में नहीं जोड़ा था। हटाया कहाँ था? जोड़ा नहीं था। जब जोड़े तो हटाएंगे, जोड़ा ही नहीं था। समझ में आ गया? अब जोड़ा है तो हटाने की बात कर सकते हैं कि उन्होंने तो नहीं जोड़ा था। अब हम बोल सकते हैं कि उन्होंने इसलिए नहीं जोड़ा था। क्या मेरी बात क्लियर है? तो विपक्ष में या हटाने के पक्ष में तर्क ये हो सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? हटाने के पक्ष में तर्क ये हो सकता है, या बोल सकते हो इस शब्द के विपक्ष में तर्क यह हो सकता है कि संविधान निर्माताओं ने इसलिए नहीं जोड़ा था क्योंकि राज्य अत्यंत शक्तिशाली हो जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेरी बात समझ में आई? दूसरी बात क्या है कि बहुत सिंपल सी बात है, पहले भी बोल रहा हूँ और ये इससे मतलब क्लास की शुरुआत में बताया था, क्या इस शब्द को जोड़ने के बाद ही क्या संविधान के अनुच्छेदों में समाजवाद के प्रावधान आए? नहीं, उससे पहले भी थे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो शब्द को जोड़ना कहां तक उचित है? शब्द को दिखाने की क्या जरूरत है जब पहले से ही प्रावधान है इस तरह के जो देश को समाजवादी, समझ रहे हो ना, और ले जाते, देश को समाजवादी व्यवस्था की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अलग से जोड़ने की, अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी दूसरा तर्क नोट करोगे, दूसरा तर्क उसी में लिखो।
देखो 3 जनवरी 1977, ठीक है। 3 जनवरी 1977 को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावित हुआ था, पास हो गया था 1977 में, इसलिए 1977, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में समाविष्ट करने से पूर्व समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में समाविष्ट करने से पूर्व क्या भारत एक समाजवादी राज्य नहीं था? क्वेश्चन मार्क। समाविष्ट करने से पूर्व क्या भारत एक समाजवादी राज्य नहीं था? क्वेश्चन मार्क। राज्य नहीं था, बोलो, था ना? यानी कि उतना ही समाजवादी पहले भी रहा होगा। मैंने तुम्हें क्या बताया, अभी क्या बताया था कि प्रस्तावना में बदलाव करने से कुछ नहीं होता। तो यानी कि समाजवादी का स्तर क्या प्रस्तावना में शब्द जोड़कर बढ़ गया? क्या समाजवादिता का स्तर जो कि अनुच्छेदों में लिखा रहेगा, क्या प्रस्तावना में समाजवाद या समाजवादी शब्द जोड़ने से बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, कोई अंतर अनुच्छेदों पे नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो क्या उसके पूर्व भी था समाजवादी? हाँ था। तो क्यों शब्द को जोड़ा जा रहा है? समाजवाद शब्द को जोड़कर क्या हासिल कर लेंगे? क्या मेरी बात क्लियर है? तो यह तर्क हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब पक्ष में लिखोगे, पक्ष में लिखोगे, एक और तर्क लिख लेना, एक और तर्क लिख लो, एक और, इसमें एक और जगह तो होगी, ये भी है, अरे जगह की चिंता मत करो। देखो एक और तर्क लिखो, लिखो 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, 1991 में ना, 1991 में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीतियों को अपनाए जाने के बाद समाजवाद का शब्द लगभग अप्रासंगिक, लिख लोगे? हाँ, अप्रासंगिक हो गया है। मेरी बात समझ में? अप्रासंगिक यानी कि अब उसका कोई महत्व नहीं रह गया। आपने चेंजेस, आपने बदलाव तो पूंजीवादी व्यवस्था के अनुसार कर लिए। तो मैंने क्या बोला था, याद आ रहा है? याद करो दोबारा से, क्या बोला? समाजवाद का शब्द अगर हटा लेंगे तो क्या मूल ढांचा गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। नहीं हटाएंगे तो क्या मूल ढांचा गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। क्या मूल ढांचे से इसका कोई मतलब है प्रस्तावना में? नहीं मतलब है। प्रस्तावना में नहीं मतलब है, मूल ढांचे में होगा जो होगा, समझ रहा हो ना? लेकिन प्रस्तावना में तो कोई मतलब नहीं है। अरे बोलो, क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसीलिए अगर या एलपीजी रिफॉर्म या उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, समझ रहा हो ना, लाया भी जा रहा है, तो क्या समाजवाद जो कि एक अंतर्निहित भावना है हमें संविधान की, क्या वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? पूरी तरह से तो खत्म नहीं होगी, जो था पहले से थोड़ा बना रहेगा। मेरी बात सुन रहे हैं? तो फिर इस प्रसंग का मतलब ही क्या रहेगा? प्रस्तावना में लिखने का क्या मतलब रहेगा? मेरी बात सुन रहे हैं? हम मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसे भी हैं, हम उतना ही पूंजीवाद फॉलो करेंगे, हम उतना ही पूंजीवाद व्यवस्था का अनुसरण करेंगे जितना हमारे देश हित में होगा, उतने ही समाजवाद का फॉलो करेंगे, उतने ही समाजवादी व्यवस्था का अनुसरण करेंगे जितना हमारे देश हित में होगा। मेरी बात सुन रहे हैं? तो अलग से इसे लिखने का क्या प्रसंग? क्या मेरी बात क्लियर है? इसीलिए समाजवाद का शब्द जो अलग से लिखा हुआ है यह अप्रासंगिक है, ऐसा विपक्ष में तर्क लिखो। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेरी बात समझ? अब लिखे जाने के पक्ष में तर्क लिखो। देखो समाजवाद, उदारवाद कुछ नहीं है। उदार बने रहो,
है ना? कंपनी अगर लाइसेंस मांगे तो आराम से दे दो। मेरी बात समझ, मैंने सपोज तुम्हें कोई कंपनी शुरू करनी है, क्या मेरी बात क्लियर है? तो अगर उसकी लाइसेंसिंग प्रक्रिया कठिन है, तो उसकी वजह से तुम्हें कंपनी बनाने में मुश्किल आएगी, तुम्हें अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री खड़ी करने में मुश्किल आएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स अगर तुम्हारी फैक्ट्री बनती, समझ रहे हो ना, तुम्हारी इंडस्ट्री बनती तो बहुत सारे लोग की जॉब लगती है ना, देश में कुछ फायदा हो रहा होता। क्या मेरी बात क्लियर है? इसी को लाने के लिए, यानी कि देश में निजीकरण को लाने के लिए देश में लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को आसान कर दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? देश में लाइसेंसिंग की प्रक्रिया मतलब अगर आपको फैक्ट्री बनानी है, अगर आपको कोई नया इंडस्ट्री बनाना है, तो आपको लाइसेंस देश की ओर से आराम से बिना किसी ज़्यादा झगड़ा झंझट के मिल जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? इसके पहले इंदिरा गांधी के दौर में एक शब्द बड़ा फेमस हुआ था, इंग्लिश में बोलते हैं रेड टेपिज्म, हिंदी में बोलते हैं लाल फीताशाही। क्या नाम सुना है? लाल फीताशाही क्या होता है? सरकारी अलमारियों में फाइल दबे रह जाते। क्या मेरी बात क्लियर? अगर आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है, वो बोलेगा आपके पास ये लाइसेंस नहीं है, आपके पास वो नहीं है, आपके पास ये नहीं है, ठीक है, और वो कैंसिल करके उसे लाल फीते में बांध के रख देगा। तो पहले लाल फीताशाही चल रही थी इस मामले में, ठीक है। लेकिन उदारीकरण के बाद जब देश पिछड़ने लगा बाकी सारी अर्थव्यवस्थाओं से, विश्व के अन्य देशों से, तो यह डिसाइड हुआ कि प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण बड़ा जरूरी, और निजीकरण यानी कि निजी कंपनियों का विस्तार, निजी कंपनियों में बढ़ोतरी हो, वो तभी हो पाएगी जब आप सरकार की ओर से उन्हें आराम से लाइसेंस दे देंगे, आराम से अनुमति दे देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो, आप पक्ष में लिखोगे, बहुत लेट कर रहे हो तुम लोग, बहुत बात कर लगते हैं। लिखो समाजवाद के पक्ष में क्या लिखोगे? लिखो, न केवल यह संवैधानिक आदर्श है बल्कि संपूर्ण संविधान में अंतर्निहित है। इस वाले में पक्ष लिखकर, है ना? न केवल यह संविधान का आदर्श है बल्कि पूर्ण संविधान में निहित है, बल्कि संपूर्ण संविधान में अंतर्निहित है। सर एक बार दोबारा। अरे भाई, संवैधानिक आदर्श कॉमा संपूर्ण संविधान में अंतर्निहित, ठीक है। आगे लिखोगे, बस जल्दी लिखो, स्पीड रहो। लिखो मूलभूत अधिकार कॉमा डीपीएसपी, शॉर्ट में लिखो डीपीएसपी, कॉमा आरक्षण, कॉमा विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। मूलभूत अधिकार कॉमा डीपीएसपी, कॉमा आरक्षण, कॉमा विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, कॉमा 5वीं एवं 6वीं अनुसूचियां आदि एक समाजवादी राज्य की परिकल्पना करती है, आदि एक समाजवादी राज्य की परिकल्पना करती है, ठीक है। और उद्देशिका या प्रस्तावना लिख लो, और प्रस्तावना इसी भावना को स्पष्ट करती है। इसी भावना को स्पष्ट करती है। चलो अब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे। हाँ बस होगा। पहले हम धर्मनिरपेक्षता के विपक्ष में तर्क लिखते हैं। लिखोगे, लिखो, देखो प्रस्तावना के हिंदी रूपांतरण में, प्रस्तावना के हिंदी रूपांतरण में पक्ष में तुम बताओ कहाँ होगा? विपक्ष में, ठीक है। प्रस्तावना के हिंदी रूपांतरण में, प्रस्तावना के हिंदी रूपांतरण में सेकुलर शब्द, सेकुलर शब्द के लिए, सेकुलर लिख लोगे ना, सेकुलर शब्द के लिए अत्यधिक विचार विमर्श के बाद
सेकुलर शब्द के लिए अत्यधिक विचार विमर्श के बाद धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग धर्म निरपेक्ष शब्द के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि संविधान कॉमा देश के कानून और राज्य से लोग पंथ निरपेक्ष होने की अपेक्षा रखते हैं, पंथ निरपेक्ष होने की अपेक्षा रखते हैं। लिखिए इतना, आगे लिखोगे दूसरा उत्तर किसी में लिखोगे विपक्ष में, विपक्ष में लिख रहे हैं, पक्ष में होना चाहिए ना। आप विपक्ष पक्ष में तो देखना अपना, मैं लिखवा दूंगा अभी आपसे लिखना, लेट हो रहा है। हाँ ये पक्ष में तो, ये पक्ष में ठीक है, ये तो पक्ष में हो जाएगा ना। जुड़ा रहे की बात कर रहे हैं भाई, तो क्या तो बता दो, जुड़ा रहे की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। क्या चलो क्या, चलो दूसरा अब लिखो इसी में, पक्ष में और लिखो, पक्ष में एक और लिखो, लिखो लिखो प्रस्तावना में विचार कॉमा अभिव्यक्ति, प्रस्तावना में विचार कॉमा अभिव्यक्ति कॉमा विश्वास विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जो कि एक सेकुलर राज्य में ही संभव है, जो कि एक सेकुलर यानी कि धर्म निरपेक्ष ब्रैकेट में पंथ निरपेक्ष राज्य में ही संभव है। हाँ बोलो भाई, अब अभी बाद में बात करें, ठीक है। अभी देख लेते हो उपासना, अब ये बताऊंगा उपासना फिर आधे घंटे चला जाएगा। लिखो क्या लिखा, सेकुलर राज्य में ही संभव है, संभव है। आगे लिखोगे इस वजह से, ये सब सिंपल चीज, अपना हिंदी के शब्द गूगल भी कर लो, कुछ फालतू चीज गूगल करते रहते हो, है ना। ये भी सब चीजें गूगल कर लो, उपासना में क्या अंतर होता है, सिंपल आप किसी भी देवी देवता या फिर किसी की भी पूजा कर सकते, पूजा। हाँ ठीक, इनसे पूछ लेना, ठीक है। चलो अभी क्या बताया, इस वजह से सब गलत, क्या लिखवाया, इस वजह से सेकुलर राज्य में ही संभव है, इसी वजह से। अरे यार बस ठीक है, इसी वजह से यह शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित है, इसी वजह से यह शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित है, बहुत सिंपल, ठीक है। इसी वजह से यह शब्द प्रस्तावना में उल्लेखित है, इसलिए जुड़ा है, ठीक है। एक लास्ट जुड़ा रहे के पक्ष में बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट, इन्हें हटा लिया जाना एक नकारात्मक संदेश प्रेषित कर सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है कि भारत अब धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा? क्या मेरी बात क्लियर है? इसलिए इसे हटाया जाना नहीं चाहिए। लिखोगे इसे हटाए जाने से एक नकारात्मक संदेश प्रेषित हो सकता है, इसे हटाए जाने से एक नकारात्मक संदेश प्रेषित हो सकता है,
कि भारत अब एक नकारात्मक संदेश प्रेषित हो सकता है कि भारत अब एक पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं रहा। ठीक है, अब पूरी बात नहीं लिख पा रहा हूं, समझ गया ना तुम लोग? इसीलिए इसे जुड़ा रहना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो विपक्ष में बताओ क्यों हटा लिया जाना चाहिए, क्यों हटा लिया जाना चाहिए? दोबारा से वही बात, दोबारा से एकदम सेम टू सेम बात। क्या पंथ निरपेक्षता शब्द के पहले, क्या पंथ निरपेक्षता शब्द के पहले, समझ आ रहा है? क्या पंथ निरपेक्षता शब्द प्रस्तावना में जोड़ने से पहले भारत धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष नहीं था? समझ आगे पक्ष, ठीक है? लेट हो गया ना, 2:40 हो गया। लिख लोगे ना? अभी बोला तो वही सेम टू सेम चीज है ना? पहली बात तो ये, दूसरी एक और बात है, लेकिन अब करिए, ठीक है? 1 मिनट का टॉपिक है, बस 1 मिनट बता दूंगा। फिर कल हम क्या स्टार्ट कर देंगे? आर्टिकल्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? लेकिन अब आर्टिकल्स में बहुत ज्यादा ये नहीं बचा है। आर्टिकल्स की जो मूलभूत चीजें हैं वो हम